लास्ट वीडियो में हम बात किए थे आपके प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक चीज रह गया था, दैट वाज योर सीड। तो सबसे पहले सीड क्या है? सीड इज अ डेवलप्ड ओव्यूल, है ना, which on germination gives rise to new plants। ठीक है, तो सीड इज अ डेवलप्ड ओव्यूल विच ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। तो जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, है ना, बाय विच व्हेन अ सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशंस। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन क्या है बाबू? तो फेवरेबल कंडीशन आपको हम तब बोलते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंट में रहने के लिए उसका अपना फेवरेबल कंडीशन, मतलब जैसा चाहिए उसको वैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सारा का सारा उसका नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज फॉर लिविंग उसका पूरा होता है, ऐसे कंडीशंस को हम फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। तो किसी प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बताओ? ऑब्वियसली सनलाइट मिलना, वाटर मिलना, है ना, सॉइल होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, एयर होना चाहिए प्रॉपर। तो ये चारों चीज अवेलेबल होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई उस सीड का जर्मिनेशन के लिए अब मेरा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें से जब कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा देन दैट इज द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ दैट सीड। ठीक है, तो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन कब हुआ? हम मान लेते किसी दुकान से आप चावल खरीद कर लेकर आए, आप गेहूं खरीद कर लेके आए, तो क्या होगा? क्या वो उस समय नया प्लांट को बनाएगा? क्या उस समय वो सीड जर्मिनेट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको सूखे में रहते हैं, उसको आप पानी नहीं लेने देते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर आप चना है, चना भी वैसे ही हो गया है ना, ऐसे जर्मिनेट नहीं करता है। जर्मिनेट कब करता है? उस चने को जब आप पानी में डाल दीजिए, जब पानी में डाले तो उसको लाइट मिल रहा है ना, उसको मॉइस्चर मिल रहा है, उस चने को और क्या मिल रहा है? विंड, एयर मिल रहा है। तो सब चीज जब उसको मिल रहा है तो फिर वो अंकुरित होने लगता है ना, दैट सीड स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। फिर उसको जब आप मिट्टी में लगा देंगे तो वो पूरी तरह से आपका फिर प्लांट बनाने लगता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ अ सीड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट्स ऑफ अ सीड। पार्ट्स ऑफ अ सीड, तो सीड का 3 पार्ट होता है आपका। ठीक है, पहला होता है आपका एम्ब्रियो, दूसरा होता है आपका कॉटिलेडन्स, एंड तीसरा होता है आपका सीड कोट। ठीक है, एम्ब्रियो, कॉटिलेडन एंड सीड कोट। तो कॉटिलेडन क्या होता है आपका? कॉटिलेडन को हम सीड लीफ भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो सीड का पार्ट होता है ओव्यूल के किस किस पार्ट से डेवलप करता है। ठीक है, ओव्यूल के किस किस पार्ट से डेवलप करता है। तो हम यहाँ एक ओव्यूल बना लेते हैं। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस हम फीमेल गैमेटोफाइट को ऐसे बनाए। तो सबसे पहले आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? ऑब्वियसली जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, जब डिवाइड कर जाता है तो हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना, जो कि आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ऑब्वियसली जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाया, वो जाइगोट कुछ हद तक डिवाइड किया होगा और डिवाइड करके पहला एम्ब्रियो बनाया, है ना। तो ऑब्वियसली इस एम्ब्रियो का काम क्या होगा, है ना, दिस विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। यही आगे जाके क्या करेगा? न्यू प्लांट बनेगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं कॉटिलेडन। तो ये जो कॉटिलेडन होता है ये क्या होता है? दिस इज द कवर ऑफ द सीड। तो ये कॉटिलेडन जो मतलब दीज आर द सीड लीव्स, मेरी सॉरी, नॉट द कवर, दीज आर द सीड लीव्स। ये क्या होता है एक्चुअली? ये फूड स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका डेवलप होता है, ये ओव्यूल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो कॉटिलेडन होता है ये दिस स्टोर्स द फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये इसके पास स्टोर करने के लिए फूड कहाँ से आता है? एंडोस्पर्म, याद है एंडोस्पर्म, है ना। क्या था एंडोस्पर्म? ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई था और एक मेल गैमेट था, ये दोनों फ्यूज करके पोलर आपका एंडोस्पर्मस सेल बनाया था। फिर वो जाकर के आपका और डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाया था। उसका काम क्या था? डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट देना।
तो ये जो फूड स्टोर करता है कॉटिलिडन, ये एंडोस्पर्म से सारा फूड लेकर के आगे जाकर के डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? सीड को कवर करके रखता है हार्श कंडीशन से बचाने के लिए। ऑब्वियसली सीड हमेशा आपका कितना कितना दिन तक ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है, तो अगर उसका कुछ कवरिंग नहीं होगा तो वो सूख जाएगा, है ना, उसको कुछ कीड़ा खा जाएगा, कुछ होगा, तो उसको हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, दैट इज नोन एज सीड कोट। तो ये जो ओव्यूल है इसका जो हम ऐसे ऐसे करके ये बनाते हैं ना, ये कुछ नहीं है, आपका ओव्यूल टेस्टा एंड टेगमेन होता है ना, यही जाकर के आपका आगे जाके सीड कोट बनाते हैं। इसका नाम अभी जानने का आपको जरूरत नहीं, बस याद रखना ओव्यूल का आउटर पार्ट जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। Cotyledons develop होता है, it stores food for the developing embryo and embryo develops from the zygote which has been formed from the fusion of male and female gamete, ये जाकर के आपका न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो का दो पार्ट होता है ना, हम एक सीड का आपको फोटो बना रहे हैं, जो एनसीईआरटी में ऑब्वियसली डायग्राम आपको एनसीईआरटी का ही बनाना रहता है, इसलिए हम एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब ये आपका कॉटिलिडन है दो, ठीक है, कॉटिलिडन है दो, और ये जो बीच वाला है दिस इज योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का दो पार्ट होता है, एक दो। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लूम्यूल, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो प्लूम्यूल जो होता है दिस इज योर फ्यूचर शूट, दिस इज योर फ्यूचर शूट, एंड जो ये रेडिकल होता है दिस इज योर फ्यूचर रूट, दिस इज योर फ्यूचर रूट। ठीक है, फ्यूचर शूट कहने का क्या मतलब है? ये जो प्लूम्यूल है ये आगे जाके आपके प्लांट का शूट बनाएगा। शूट कौन सा पार्ट होता है? जो जमीन के ऊपर ग्रो करे दैट इज शूट, एंड रूट क्या होता है? जो जमीन के नीचे ग्रो करे दैट इज रूट। ठीक है, ये सीड का पार्ट हो गया। ये आपका कॉटिलिडन्स है, कॉटिलिडन्स में आपका फूड स्टोर्ड रहता है, एंड लास्ट में दिस इज कवर्ड बाय अ सीड कोट। अगर आपको ये तीनों पार्ट्स अप्रिशिएट करना है तो चना को पानी में भिंगा दीजिए और बहुत आराम से आप ये तीनों पार्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। ब्राउन ब्राउन करके जो कवरिंग निकलेगा दैट इज योर सीड कोट। जो दो पार्ट आप ऐसे अलग करके अलग कर देंगे, है ना, दे आर द कॉटिलिडन्स, एंड उसके अंदर में देखना नीचे की तरफ, है ना, एक छोटा सा ऐसे करके अलग सा कुछ स्ट्रक्चर रहता है ना, थोड़ा सा छोटा सा डंडा टाइप का, डंडी टाइप का, जो भी बोल लीजिए, है ना, दैट इज योर प्लूम्यूल या फ्यूचर, आई एम वेरी सॉरी, दैट इज योर एम्ब्रियो या फ्यूचर प्लांट। ठीक है, तो अच्छा, ये कॉटिलिडन्स को हम सीड लीफ क्यों बोलते हैं? कॉटिलिडन्स को हम सीड लीफ इसीलिए कहते हैं कि जब पहली बार ये प्लांट उगता है ना, तो इसमें जो पहला लीफ आता है दे आर द कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स ही सबसे पहली बार आपका कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है प्लांट जब उगता है ना, उसके बाद बाकी के लीव्स आते हैं। तो जो फर्स्ट लीव्स आता है किसी भी प्लांट में, है ना, जिनमें कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, उनमें जो पहला लीफ आता है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉटिलिडन। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के लीव्स आएगा उनका शेप अलग होगा, इसका शेप ऐसे गोल सा अलग होता है। कभी चना का पौधा उगा के देखना, ऐसे प्लांट निकलेगा, दो लीफ उसके अराउंड ऐसे निकलेगा, उसके बाद फिर उसमें अलग अलग शेप्स का लीव्स आने लगता है। ठीक है, तो ये तीनों आपका हो गया, तीनों पार्ट का फंक्शन हो गया। अब इस कॉटिलिडन के बेसिस पे हम सीड को दो तरीके में डिवाइड करते हैं ना, कॉटिलिडन के बेसिस पे हम सीड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट मी शो यू। दो तरह के प्लांट होते हैं कॉटिलिडन्स के बेसिस पे, एक होते हैं मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकॉट्स, है ना। फुल फॉर्म इसका होता है मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स एंड डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स। ठीक है,
है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स एंड डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स। तो ये होते क्या है, मोनो कम्स फ्रॉम द वर्ड वन। वन मतलब कि जिसमें एक कॉटिलेडन हो, ऐसे प्लांट्स जिनमें कि एक कॉटिलेडन हो उनको हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, है ना। और डाइकॉटिलेडनस मतलब जिनमें कि दो हो, डाई मतलब टू, है ना। ऐसे प्लांट्स जिनमें दो कॉटिलेडन हो उनको हम डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट का एग्जांपल दो, ऐसे सीड्स जिसको तुम आराम से दो टुकड़े में नहीं तोड़ पाओ, बिना तोड़े नहीं तोड़ पाओ, है ना। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। डाइकॉट का एग्जांपल बताओ। डाइकॉट का एग्जांपल अभी हम आपके बुक ही में जिसका डायग्राम दिया हुआ है उसमें ऐसे करके दो कॉटिलेडन दिखा है ना। तो ग्राम क्या है, चना का सीड। जितने भी पल्सेस होते हैं ना, जितने भी दाल होते हैं, सारे के सारे डाइकॉट्स होते हैं। उसके अलावा मैंगो क्या है बताओ। मैंगो इज अ मोनोकॉट और मैंगो इज अ डाइकॉट। मैंगो क्या है, तो मैंगो जो है आपका दैट इज अ डाइकॉट, ठीक है। अब बोलिए मैम वो तो हमको एक दिखता है, तो जो बड़ा सा आपका एक बीज दिखता है ना, उसका हार्ड कवरिंग जब आप तोड़िएगा, तोड़ के आप अंदर देखिएगा, वो सीड आपको दिखेगा कि दो पार्ट में है ना। ये आप कब अप्रिशिएट कर सकते हैं, गर्मी के सीजन में जब कच्चा आम का अचार डलता है ना, तब आपकी मम्मी जब कटवाती होगी तो उसमें अगर आप देखना, कभी ट्राई करना पूरा बीज निकालने का एक कच्चे आम में से, है ना। तो उसका बाहर वाला जो टफ कवरिंग होता है उतना टफ नहीं रहता है, तो वो कट जाता है। उसके बाद देखना जो पूरा इंटैक्ट बीज निकलेगा, आप उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो। उसमें काफी अच्छे से बड़ा सा प्लूम्यूल भी दिखता है ना, क्योंकि उतना बड़ा सीड होता है। प्लूम्यूल कहना वेरी सॉरी, इम्ब्रियो भी दिखता है। उतना बड़ा सा सीड होता है तो आपको इम्ब्रियो भी काफी अच्छे से अप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके सीड्स हो गए। तो यहाँ पे हम सीड्स खत्म करते हैं, ठीक है। सीड इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या प्लूम्यूल बनाता है, रूट रेडिकल, प्लूम्यूल आपका फ्यूचर शूट होता है, रेडिकल फ्यूचर रूट होता है। उसके साथ आपका कॉटिलेडन का फंक्शन क्या होता है ना, जर्मिनेशन का डेफिनेशन, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले आई टीच यू सम टर्मिनोलॉजीज, है ना। एक दो चीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जनरली या इनवेरिएबली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ना। एनिमल्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब ये एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए एक मेल गैमेट, है ना, और दूसरा चाहिए आपको एक फीमेल गैमेट, ठीक है। तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना। एक होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है ना। दोनों मेल फीमेल पार्ट होगा तो क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपका दोनों बना पाएगा, है ना। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। एनिमल्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं हम उनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, इसका एग्जाम्पल दे दो। सबसे कॉमन अर्थवर्म, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में आते हैं। यूनिसेक्सुअल एनिमल जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। याद रखना, हर कोई अपना फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होते जाते हैं एवोल्यूशन के साथ। तो जितने भी जनरली हमको हायर एनिमल्स दिखते हैं दे ऑल आर यूनिसेक्सुअल, है ना। एग्जाम्पल ह्यूमंस सबसे इजी, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। तो ये जितने भी होते हैं दे ऑल आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दो तरह का अब फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो बेसिस पे हम फर्टिलाइजेशन को पहले तो डिवाइड करेंगे। सबसे
पहले हम फर्टिलाइजेशन को सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में बांटते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कब बोलते हैं? जब अपने जैसे प्लांट्स में था, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, उसी तरह से एनिमल्स में भी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम कब बोलते हैं? जब आपका एक ही ऑर्गेनिज्म, है ना, उसी में मेल फीमेल गैमेट बना और उसी में आपका नया ऑर्गेनिज्म भी बन गया। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के लिए आपको जरूरी क्या है? एनिमल जो आपका हो वो ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए, है ना। बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा? नेक्स्ट आते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन पे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपका उस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें उसी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो, है ना, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास गैमेट जाए और तब जाकर के उस ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। इसका एग्जांपल जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं सबके सब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना, कि मेल है वो स्पर्म डोनेट किया तो उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फीमेल के पास जाके हुआ, है ना। तो जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है सारे के सारे ये हो जाएंगे। इसके अलावा कई बाइसेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं, है ना, वो भी आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि अर्थवर्म हम जो बताए थे, है ना, अर्थवर्म में भले ही दोनों का दोनों गैमेट एक ही में बनता है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है, याद रखना, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक और क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन का। फिर फर्टिलाइजेशन को हम दो टाइप से बांटते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो देन द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब स्पेसिफिकली फीमेल के ही बॉडी के अंदर क्यों? क्योंकि याद रखना जो चाइल्ड बियरिंग का जो प्रॉपर्टी होता है, जो प्रोसेस होता है, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू फीमेल्स बाय द नेचर, है ना। जो चाइल्ड बियरिंग या चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है दैट इज स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली कहाँ होना चाहिए? फीमेल बॉडी में होगा, तभी तो उसके अंदर जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो डेवलप करेगा, उससे नया बेबी डेवलप करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होना कहाँ चाहिए? अगर इंटरनल हो रहा है तो फीमेल के बॉडी के ही अंदर होना चाहिए, है ना। एक्सटर्नल कब होगा? जब मेल फीमेल गैमेट दोनों बाहर के एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए और बाहर के एनवायरमेंट में उनका फर्टिलाइजेशन हो, दैट इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी in the environment it is known as external fertilization. internal fertilization का एग्जांपल दो, है ना। जो भी जितना भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े, है ना, उनमें ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम कब बोलेंगे? जब आपका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो। इसका एग्जांपल फ्रॉग्स, है ना, मॉस्किटोज एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट दोनों को बाहर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आप बताइए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से आपका क्यों इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज एन एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक? व्हाई इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेफर्ड ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? बताओ, सोचो, ठीक है। तो दो रीजन है, लिख लेना। पहला, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? आपका बेबी जो डेवलप करता है दैट डेवलप्स इन एन
इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बेबी डेवलप होता है तो उसका डेथ होने का चांसेस काफी कम हो जाता है। वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कोई ऑर्गेनिज्म खा गया, है ना, कहीं से लग गया, कहीं उसका पानी में चला गया, कहीं सूख गया, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बड़ा दिक्कत है, ठीक है, कि उसके कहाँ होगा या नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। दूसरा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वेस्टेज कम होता है। वेस्टेज कैसे कम होता है आप सोचिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसमें मेल फीमेल गैमेट दोनों को बाहर छोड़ा जा रहा है, तो दोनों को अगर बाहर छोड़ा जा रहा है तो हमको बहुत ज्यादा नंबर्स में मेल और फीमेल गैमेट बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कितना का आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा वी डोंट नो, है ना, हो सकता है जितना बना उसका 25% का फर्टिलाइजेशन हो पाया, अब उसमें से 25% ही सर्वाइव किया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल गैमेट दोनों का नंबर हमको बहुत ज्यादा नंबर्स में बनाना पड़ता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमेट के लिए एटलीस्ट ये वाला चीज आपका ओवरकम कर लिया गया है। कैसे ओवरकम किया गया है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिंस फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो फीमेल गैमेट का एक स्पेसिफिक जगह हो गया कि भाई हम तो यहीं रहेंगे, है ना, मेल आएगा उसके पास, है ना, हम आपको लास्ट वीडियो में भी बताएं मेल का आना इज ऑलवेज द कैरेक्टरिस्टिक इन बायोलॉजी, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जब एक ही जगह पे रहेगा तो क्या वहां पे बहुत सारा फीमेल गैमेट बनाने का जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं है, एक भी रहेगा तो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। तो जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि एक ही फीमेल गैमेट एक बार में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे स्पर्म्स आपके आते हैं, क्योंकि कितने स्पर्म्स पहुंच पाएंगे ये नहीं पता, तो एटलीस्ट फीमेल गैमेट का तो जो वेस्टेज है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एनिमल्स के लिए हम फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट प्लांट्स में भी या पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम के नाम से ही जानते हैं। मेल गैमेट का नाम अलग अलग होता है। मेल गैमेट को एनिमल्स के लिए हम स्पर्म बुलाते हैं, है ना, मेल गैमेट को एनिमल्स में हम स्पर्म्स बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। एक और चीज बचा जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, दैट इज those are oviparous and viviparous animals. एग लेइंग के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो तरह से बांटते हैं, है ना, ओविपैरस एंड विविपैरस। ओविपैरस एंड विविपैरस, ठीक है। ओविपैरस किसको बोलते हैं? ओवी कम्स फ्रॉम द वर्ड ओवम, ठीक है। तो ओविपैरस मतलब कि एग लेइंग एनिमल्स, है ना। तो ऐसी फीमेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्पीशीज में आपका फीमेल बॉडी के बाहर कंप्लीट बेबी को नहीं निकालती है, एग निकालती है, दैट इज नोन एज those are known as oviparous animals, है ना। जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको हम ओविपैरस कहते हैं। तो सबसे पहले तो जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो सारे के सारे ओविपैरस में आ जाएंगे, क्योंकि एग को फीमेल बॉडी के बाहर छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? फ्रॉग्स हो गए, ठीक है, मस्कीटो हो गया आपका, ठीक। उसके अलावा आप सोचिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है ना। एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जिसको हम कहते हैं ना, जाइगोट क्या है? दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। मेल गैमेट जब आप करके एग को फर्टिलाइज कर दिया, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग जब आपका फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है लेकिन फिर भी उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है और उसको फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के ही फॉर्म में उसको फीमेल बाहर छोड़ देती है, तो उसमें भी आपका ओविपैरस एनिमल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या? जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नेक्स, वो सारे के सारे आपके ओविपैरस हो गए। विविपैरस मतलब कि डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी से बाहर निकाला है, दे आर नोन एज विविपैरस एनिमल्स, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, ह्यूमंस कंप्लीट डेवलपमेंट के बाहर बेबी को बाहर निकाले, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, लायन हो गया, काऊ हो गई, है ना, गोट हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ आपका जितना भी इंट्रोडक्शन था वो खत्म होता है। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग, दैट इज ओवोविविपैरस। एक तरह के एनिमल्स एक्स्ट्रा एज है ना, ये आपको क्लास 9 के लेवल में नहीं जा रहा है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज में आपको बता रही हूँ।
एक टाइप के एनिमल्स होते हैं ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस कैसे एनिमल्स होते हैं? ओवोविविपैरस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें की एग ही बाहर बॉडी के ले किया जाता है, लेकिन फीमेल एक पाउच में एग ले करती है और उस पाउच से आपका कंप्लीट आपका एनिमल बन के निकलता है ना। दोज एनिमल्स आर नोन एज ओवोविविपैरस एनिमल्स, है ना। उनमें एक्चुअली क्या होता है कि वो जो पाउच होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, लेकिन डेवलपमेंट इज फ्रॉम द योक सैक। अब आप समझिए, है ना, समझना क्या है कि ओविपैरस एनिमल्स जो होते हैं उनके एग में एक पार्ट प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज योक, है ना। उनके ए में एक पार्ट रहता है जिसको कहते हैं हम योग। एग योग, सब कोई जो लोग नॉन वेजिटेरियन है दे नो द येलो पार्ट ऑफ द एग इज नोन एज योग। तो वो जो योग होता है दैट इज द फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना। वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वो फूड होता है ना। ओविपैरस एनिमल्स में ऐसा होता है। विविपैरस एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स ब्लड, है ना। इसमें कोई एग योक वोक से नरिशमेंट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली जो बच्चा मदर के अंदर रहता है उसका डायरेक्ट न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से होता है, ठीक है। अब ओवोविविपैरस एनिमल्स में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो तो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद मदर उसको बाहर एनवायरमेंट में छोड़ती है, लेकिन उसका जो नरिशमेंट होता है दैट इज फ्रॉम योग। तो अब आप बताइए, ठीक है, बन के कौन निकल रहा है बाहर? विविपैरस, है ना। बन के कौन निकल रहा है? आपका पूरा का पूरा इंटैक्ट बच्चा, है ना, लेकिन उसका नरिशमेंट कैसे हो रहा है? एग योग से हो रहा है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओवोविविपैरस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शार्क, है ना। जितने भी शार्क्स होती है ना, फिशेस जनरली एग लेइंग होती है, लेकिन जो शार्क्स होती है फिशेस में, है ना, वो आपका ओवोविविपैरस होती है। इनमें क्या होता है, एक ब्रूड पाउच होता है ना, एक पाउच होता है जिसमें कि वो अपना एग्स ले करती है और उस पाउच के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। उसका जो डेवलपमेंट होता है दैट इज नॉट फ्रॉम द ब्लड ऑफ मदर शार्क, है ना। उसका डेवलपमेंट इज फ्रॉम द एग योक, जो कि उस पाउच के अंदर जो एग रहता है उससे डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओवोविविपैरस, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ ह्यूमंस का स्टार्ट करेंगे। ओके।